हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है 11 नवंबर को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं। और मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आप लोग जब भी आप लोग का स्कूल या कॉलेज में ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी उस दिन आप सब काम छोड़कर ब्लूप्रिंट के एग्जाम पर जरूर अटेंड करें, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम से ही आपका पता चलेगा कि हमारे फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोगों का होने वाले हैं ब्लूप्रिंट का एग्जाम, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली आपके पेपर में छपने की संभावना बनेगी। आज जो ये क्लासेस है ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट क्लासेस होगी। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और यही क्लास में आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ब्लूप्रिंट का एग्जाम आप लोगों के लिए सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और मैं बता दूं आप लोगों को 3 सेट में प्रोवाइड करूंगा। कितना सेट सर? 3 सेट में प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोगों का सेट नंबर 1 है। क्या है सर? सेट नंबर 1। इस तरह से मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। 2 सेट में आप लोगों का फुल्ली एमसीक्यू होगी और 1 सेट में आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव होगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का ब्लूप्रिंट में भी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यस या नो? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं ना मेरे प्यारे, तो इकोनॉमिक्स में ना आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका कोई आता पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछे जाए। क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ना आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक्स है और आप लोगों का ज्योग्राफी है ये करंट अफेयर से रिलेटेड रखते हैं। हिस्ट्री तो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं रखते, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आना चाहिए। तो मैं आपके सामने पहला जो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। समष्टि अर्थ स्तर पर निर्णय कौन लेता है? जो समष्टि से आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में 12 चैप्टर है। एक आपका दो बुक है आप लोगों का। एक बुक में आपका नाम है समष्टि, एक बुक का नाम है आपका व्यष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय लेने का किसका तात्पर्य बनता है? कौन लेता है? बोलेंगे सर फॉर्म लेता है, फैक्ट्री लेते हैं। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? यानी समष्टि अर्थशास्त्र का और दूसरा वैकल्पिक नाम क्या हो सकता है? जैसे आपको घर में बोलता है आपको राजू, लेकिन आपका ओरिजिनल नाम क्या है? राकेश मोहन, यस या नो? तो इस तरह से इसका वैकल्पिक नाम क्या है? तो बोलेंगे सर आय का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 और सेट 3 जल्दी से प्रोवाइड करें तो बिल्कुल आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे तो पता चलेगा ना आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम के लिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोगों को करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड कर पाता हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें किसका संबंध है? तो बोलेंगे सर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। याद रखिए कहां पे? राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्टेट पे आपको बताना है स्तर पर उसका उत्पादन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की अवधि है। आर्थिक महामंदी काल एक बार हुआ था, इसका आपको अवधि बताना है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था 1929 से 1932 तक, यानी आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर बी जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जो एप्लीकेशन को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा फैसिलिटी है। यहाँ पे आप अगर ओनली फॉर आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मुझे आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो इस कोर्स को जरूर बाय करें, जिसका नाम है क्या? क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स। इसमें बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाएगा और साथ ही साथ आप जैसे सिलेबस कंप्लीट होगी यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं सिर्फ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स लिया हूं तो इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स के लिए ये बैच अवेलेबल है जो आप अच्छी तरह से इस पे तैयारी कर सकते हैं आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इंग्लिश लेना है या हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स लेना है तो उसके लिए भी बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया ओनली फॉर 199 रुपीज में। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत ही होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिएंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5।
रोजगार सिद्धांत का संबंध है, जो रोजगार सिद्धांत का संबंध है किसके साथ, तो आपको बताने से समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा सर, समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में आप लोगों का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 8 मार्क्स का आपका याद रखिएगा किससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो बोलेंगे सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से रिलेटेड, तो ये भी आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, और अगर वो सब कोर्स को बाय करते हैं तो वहां पे आपको सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसने लिखा था? केन्स ने लिखा था, और मुझे पूरा याद है 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन छपा हुआ था फाइनल एग्जाम में। तो ये ना सोचे सिर्फ ये ब्लूप्रिंट के लिए है, बल्कि ये सोचे कि हमारे फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 8 नंबर में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जो समष्टि अर्थशास्त्र है, तो बोलेंगे सर राष्ट्रीय आय, बिल्कुल सही है। पूर्ण रोजगार, ये भी हमको पता है। कुल उत्पादन, ये भी पता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं ना विनोद, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। चक्री प्रवाह में शामिल होते हैं, जो चक्री प्रवाह है इसमें कौन शामिल है, तो बोलेंगे सर वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, चक्री प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? चक्री प्रवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार है, तो आपको बताएंगे सर वास्तविक प्रकार, मौद्रिक प्रकार। जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस की, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अभी तक एग्जाम में छप चुका है। बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वो क्या है? बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन, जिस चेंजिंग के बारे में बताती है वो एक्चुअली है क्या? बोलेंगे सर आय के कारण बचत में परिवर्तन। क्या होगी? आय के कारण बचत में परिवर्तन, यानी इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो अध्ययन करता है, क्या बोलेंगे सर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपेगी, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे फाइनल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से क्या होता है? बोलेंगे सर निर्यात और उत्पादन में वृद्धि होती है। एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से, भारत है, भारत में अगर अमेरिका हमें पैसा दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है हमें पैसा, तो क्या होगा, हमारे देश में विकास होगी, और हमारे देश में विकास होने के बाद हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी, यस या नो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक बार जरूर दबा करके कमेंट करें कि सर आप जो चीज बता रहे हैं हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, केन्स का अर्थशास्त्र है, क्या बताता है? जो केन्स जो है अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने क्या बताया था? पूर्ण रोजगार का अध्ययन अर्थशास्त्र, याद रखिए पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आप लोगों का स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना मेरे प्यारे, स्टेटमेंट, ये सिद्धांत किसने दिया है, ये थ्योरी किसने दिया है, या ये बुक किसने लिखा है, ये सब इकोनॉमिक्स में खास करके आप लोगों को करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो बताएंगे सर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, याद रखिएगा। किसको? तो सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरण में, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में हम लोग इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप लोग सेट 2 चाहते हैं तो जल्दी से एक बार जरूर कमेंट करें, मैं तुरंत सेट 2 भी लेकर आऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम से पहले प्रिपेयर अच्छी तरह से कर सके। निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रोजगार के स्तर में कमी, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर रोजगार ही नहीं होगी तो आर्थिक मंदी तो आएगा ही। औसत मूल्य स्तर में कमी, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मूल्य में अगर कमी होगी तो याद रखिएगा आर्थिक मंदी आ जाएगी। उत्पादन में गिरावट, आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री बसा रहे हैं और उसके उत्पादन में गिरावट आ गई, तो भी एक तरह का क्या है, बेरोजगारी का एक सिंबल है। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिए, बस आप लोगों को ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, बस खुद से एक बात प्रॉमिस कीजिए, आई कैन डू वर्क, मैं कोई भी काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब तक आप ठानेंगे नहीं ना, तब तक कोई भी इंसान आपको चाह कर भी ना आप वो काम नहीं कर सकते। इसलिए खुद ठानिए कि मुझे करना है, करना है, करना है। क्यों? क्योंकि ये समय फिर चल जाने के बाद जीवन में फिर दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो एक दिन आपका समय जो है आपका सदुपयोग करेंगे, फिर आपको आंख में आंसू नहीं, खून के आंसुओं को रोना पड़ेगा, ठीक है।
फॉर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है। कहां से सर? निवेश करने के लिए। याद रखें, किसके लिए सर? तो बोलेंगे सर निवेश करने के लिए। फॉर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, किस लिए? निवेश करने के लिए, ताकि अपने फॉर्म को वो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो फॉर्म देख रहे हैं ना, फॉर्म का मतलब तात्पर्य होता है क्या? तो याद रखिएगा फैक्ट्री से रिलेटेड ये रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे शुद्ध निर्यात है। आपको बताना है जो शुद्ध निर्यात क्या है, तो निर्यात और आयात का अंतर। याद रखिए शुद्ध निर्यात का, कई बार ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम पूछे गए हैं कि आयात और निर्यात के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताना होगा आपको। क्या? ओहो, बोलेंगे सर शुद्ध निर्यात। क्या बताएंगे सर? शुद्ध निर्यात। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है? तो बताएंगे सर जेबी से। क्या नाम था? जेबी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत, याद रखिए किसी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति दोनों शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है? तो वह व्यक्ति था कौन? जॉन मार्शल। क्या था सर? मार्शल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो बोलेंगे सर मार्शल के द्वारा। क्या हो जाएगी? मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 27, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसी तरह से आप लोगों को करना है। ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको क्या होगी? फाइनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर्ड होगा। क्या होगा? प्रिपेयर्ड होगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे फाइनल एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारक है? तो बताएंगे सर क्या होगी? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। करों में कमी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12 में है, आप कोई भी स्ट्रीम लेकर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, तो बिल्कुल आप लोग जो भी आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जैसे ये आर्ट्स का फाउंडेशन बेस है, जहाँ पे बच्चों की तरह समझाया जाता है, जहाँ थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट, सेलेक्टेड सेट, सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सिलेक्टेड सेट, सारा का सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। अगर आप चाहते नहीं सर मैं कॉमर्स से हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर्स करना है, तो कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर्स के लिए अवेलेबल है, जो साइंस वालों के लिए भी है। फी भी बहुत ही नॉर्मल है मेरे प्यारे, 290 रुपये में आप पूरा का पूरा 145 रुपये करके दोनों कोर्स का प्राइस है। आप अच्छी तरह से यहाँ पे आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, डाउनलोड करें। और जो क्लासेस पहले हो चुकी है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको अभी क्लास बाकी है वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इस कोर्स को आप लोग बाय करें, ठीक है। चलिए सर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च मूल्य क्या है? देखिए मेरे प्यारे, अभी आलू का दाम एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि आलू का दाम अभी आप लोगों को 20 रुपए केजी है, ठीक है। अब मेरा घर में प्रतिदिन आलू का उपभोग होता है कितना? तो बोलेंगे सर 5 केजी का। कितना केजी का? 5 केजी का, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, तो इस तरह से अगर 1 केजी आलू का दाम, 1 केजी आलू का दाम अगर 20 रुपया है और हमारे घर में उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है, याद रखिए कितना? तो बोलेंगे सर रोज 5 केजी होता है। तो मुझे पता चला ना कि 100 रुपये का मुझे प्रतिदिन आलू हमारे घर में खपत होती है। लेकिन अब क्या होती है ना कि आलू की कीमत बढ़कर कितना हो जाता है? 50 रुपए केजी। आलू की कीमत बढ़कर 50 रुपए केजी हो जाता है। लेकिन आपके घर में जो काम करने वाले हैं उनके सैलरी में, उनके इनकम में कोई भी बदलाव नहीं हुई है। वो कह रहे हैं ना, देखो आप 5 किलो हम लोग पहले खाते थे तो 20 रुपये प्रति किलो लेता था, तो 100 रुपया हम लोग को बिल उठता था। लेकिन आज भी हम लोगों को 100 ही रुपया बिल उठाना है। क्या बोल रहा है? 100 ही रुपया बिल उठाना है और 50 रुपये केजी आलू हो चुका है। तो आप कितना केजी आलू खरीदेंगे? देखिए आप पहले अभी 50 रुपये केजी हो चुका है, तो अभी आपको आलू कितना रुपया किलो खरीदना होगा? 50 रुपये किलो खरीदेंगे तो आपको टोटल कितना आलू खरीदना पड़ेगा? 2 किलो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, क्या समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, समझिएगा। किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है।
किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है। किसी वस्तु, समझिए फिर से, किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की मांग, याद रखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस। किसी भी वस्तु की मांग बढ़ने से, याद रखिए, वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपके पेपर में जब फाइनल एग्जाम देंगे ना, इसमें आपका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऊंचा मूल्य है तो क्या बोलेंगे सर? ऊंचा मूल्य के लिए मांग कम होगी। कोई भी वस्तु का दाम अगर ज्यादा होगा तो हम उसकी खपत कम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 29, पूंजी खाते में निम्न में से कौन सा मद है? तो बताएंगे सर विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय। क्या होगी? विनिमय क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। पूर्ति का लोच क्या है? जो अब ES इक्वल टू 0 होता है। इलास्टिसिटी, ES का मतलब होता है, याद रखिए, इलास्टिसिटी। तो बताएंगे सर पूर्ण बेलोचदार। आप बोलेंगे सर पूर्ण बेलोचदार क्या है, लोचदार क्या है? तो मैंने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि लोचदार किसे कहते हैं, पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं, मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि यह समय आपके जीवन में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग समय को वेस्ट ना करें और सही डायरेक्शन पर पढ़िए। ठीक है, जहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है। केन्स के अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो मैंने आपको बताया था पूर्ण रोजगार संतुलन। क्या हो गया? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन। इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 38 पे। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? मैंने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। याद रखिए क्या होगी? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य कीमत है इसका स्तर का अध्ययन किया जाता है कहां पे? तो बोलेंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र में। कहां पे सर? समष्टि अर्थशास्त्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरे प्यारे आप लोगों का मकसद यही है कि हम हमारा अच्छा खासा मार्क्स आए, और हमारा मकसद यही है कि झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, जो पैसा के कारण कॉलेज नहीं पा रहे, स्कूल में कोचिंग नहीं कर पा रहे, ट्यूशन नहीं कर पा रहे, वो लोग को इन्वाइट करें और बताएं कि आपको साल भर में आपको एक बार फी लगना है और पूरे साल का पूरा कोर्स को बेहतरीन तरीके से मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 41। रोजगार सिद्धांत का संबंध है क्या होगी? समष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से सेट 2 और सेट 3 भी प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा ना कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है सर? पूंजी निर्माण। क्या होती है सर? पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? देखिए बताएंगे सर संपत्ति। संपत्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टॉक कर सकते हैं, अपने घर पे हो, बैंक बैलेंस हो, कहीं भी हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पूर्ण बेलोचदार। और आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन लोचदार है, कौन बेलोचदार है, आपको पता होना ये चीज बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी इसलिए मैं बोल रहा ना, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में पूर्ण लोचदार, बेलोचदार से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में भी तो क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, सब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, तैयारी करें। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के बारे में बताया मेरे प्यारे, उसको आप लोग जरूर डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना ना भूलें। मिलते हैं एक सेट 2 के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।